2024 के लोकसभा चुनाव का ध्यान करें। उस दौरान मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 4 लोकसभा सीटें सर्वाधिक चर्चा में थी और 4 में से 3 कांग्रेस के पुराने लोग थे, अनुभवी नेता थे। माननीय दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय नेता हैं। इसके अलावा ग्वालियर के प्रवीण पाठक जी और मुरैना के नीटू सिकरवार जी, ये भी स्थापित नेता रहे पहले से। लेकिन चौथी सीट जो सबसे अधिक चर्चा में थी और पूरे देश का ध्यान खींचा था, वो थी खरगोन की सीट। और एक युवा ने अचानक राजनीति में प्रवेश करके और भाजपा के पसीने छुटा दिए, जबकि खरगोन सीट भाजपा की बहुत अभेद सीट मानी जाती है। और ये युवा आज हमारे बीच सद्भावना पार्टी के यूट्यूब चैनल के मंच पर उपस्थित हैं। माननीय श्री पोरलाल खरते जी का मैं हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम उनसे उनके इस राजनीतिक यात्रा और कुछ जीवन के पहलुओं पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका जो प्रारंभिक जीवन था, आपका गांव जो मेंदल्या पानी बड़वानी जिले में, वहां से शुरुआत करते हैं। उसमें आप संक्षेप में थोड़ा बताएं, फिर आगे चर्चा करें। जी सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और जैसे कि आपने बताया कि मेरा जो गांव है ग्राम मेंदल्या पानी, तहसील वर्ला, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। यह गांव महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है और सतपुड़ा पहाड़ों से अंचलों से घिरा हुआ है। यह गांव एक गरीब गांव है। जमीन वहाँ पर उबड़ खाबड़ है और बहुत कम जमीन लोगों के पास में है और लगभग 60% लोग मौसमी पलायन करते हैं वहाँ। उस गांव से हम पढ़ाई किए। प्रारंभिक पढ़ाई हमारी ग्राम मेंदल्या पानी में हुई। उसके बाद में वर्ला में हम हॉस्टल में आए। हॉस्टल से फिर हम बड़वानी मॉडल स्कूल में आए और वहीं से हमारा कॉलेज हुआ। तो कुल मिला के ये गांव एक छोटा गांव है और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है और आज भी वहाँ पे लोग पलायन करके महाराष्ट्र गुजरात जाते हैं। तो आप ऐसी विषम परिस्थितियों में आपका बचपन बीता और फिर आपका शिक्षा भी वहीं बड़वानी तक सीमित रही। ऐसे में आपकी ये जो राजनीतिक और जो नेतृत्व की जो क्षमता का विकास हुआ, उसका स्रोत क्या था? सर, मुझे बचपन से ही लगता था कि मेरा समाज, आदिवासी समाज या मेरा क्षेत्र भी कहें जिसमें सभी समाज के लोग आ गए, तो ज़्यादातर लोग गरीब हैं और उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। तो जहाँ कुछ थोड़े से वैसे लोग थे, संपन्न कहो या बौद्धिक विकास कहो, उन लोगों के द्वारा उन लोगों के साथ में थोड़ा अन्याय होता था। वो किसी भी रूप में हो सकता है, हम विस्तृत से उसमें चर्चा नहीं करेंगे। तो तब से ऐसा लगता था कि इसके खिलाफ हमको किसी न किसी समय पे जाके लड़ना चाहिए। और जब हम वर्ला मॉडल छात्रावास में आए, उस समय से किसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना, किसी का निवासी प्रमाण पत्र बनाना, कोई तहसील का काम हो, कोई थाने का काम हो, कोई हॉस्पिटल का काम हो, तो ये करने का प्रयास करते थे। और छात्र जीवन में भी कहीं टीचर नहीं होता था या कहीं पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है या कहीं स्टेशनरी से संबंधित समस्या है, तो उसको लेकर हम हमेशा आगे आके बात करते थे, आगे आके लड़ते थे। और वहाँ से तय किया कि पहले हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद में परिवार को थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद में हम पूरी तरह से सामाजिक जीवन जिएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे सर्विस करने के बाद में, सर्विस भी अलग अलग की हमने। मैं MPSW में पहले मेरा ओपन सीट पे सिलेक्शन हुआ क्योंकि 10th में मैंने बड़वानी टॉप किया था। उसके बाद में हम टीचरशिप किए, फिर सीनियर ऑडिटर बने, फिर MPPSC से सेल टैक्स में इंस्पेक्टर बने, वहाँ से फिर STO बने और फिर 20 साल की सेवा करने का हमने पहले से ही तय किया था सर। और 20 साल और 2 दिन में हमने VRS ले लिया और उसके बाद सार्वजनिक सामाजिक जीवन जीने का तय किया। और वहाँ के जो लोग थे क्षेत्र के,
चूंकि हम कई संगठनों में काम किए, कई संगठन बनाए, देश भर में घूमे, अलग अलग इलाकों में चर्चा किए, तो वहाँ के लोगों का दबाव था कि आप चूंकि सामाजिक क्षेत्र में और जनसेवा का काम करना चाहते तो सबसे अच्छा माध्यम राजनीति होता है, और इसलिए हमने राजनीति को चुना और आज यहाँ तक हम पहुंचे। लेकिन ये 25 कुल मिला के आपकी उम्र अब लगभग 45 साल है जी और इस 45 साल की अल्प आयु में आप 20 साल नौकरी भी कर चुके और तमाम संगठनों में भी काम कर चुके और शिक्षा दीक्षा भी की और संघर्ष भी किया। ये बड़ा आश्चर्यचकित करता है, इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा उपलब्धियां। और दूसरी बात और है कि कोई व्यक्ति जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रहती है या कोई संपन्न परिवार का होता है, उनके बच्चों के लिए राजनीति में जल्दी सीढ़ियां चढ़ना आसान होता है अपेक्षाकृत, लेकिन एक सुदूर गांव के लड़के का और आदिवासी परिवार का खासकर उसको इस तरह से इतने आगे बढ़ना, मतलब बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प शक्ति ही इसका एकमात्र वो हो सकता है। और आपकी उपलब्धियां निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और अभी आप में बहुत संभावनाएं हैं। और जिस तरह से आपने पहली बार इतने बड़े लोकसभा चुनाव बड़ा होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और इतने बड़े क्षेत्र में और मजबूत गढ़ में खरगोन के भाजपा का मजबूत गढ़ है और उनके पास कार्यकर्ताओं की विशाल फौज है, बड़े नेताओं का बहुत वो है, सब तरह से साधन संपन्न है, उनको टक्कर देना ऐसा कैसे संभव हुआ? हाँ, जैसे सर आपने कहा कि एक चैलेंज है और रियली चैलेंज है, लेकिन हम विधानसभा का टिकट मांगे और कांग्रेस पार्टी से सेंधवा विधानसभा से। मैं 31 अगस्त 2023 को नौकरी छोड़ी और 23 सितंबर 2023 को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। हालांकि मेरी विचारधारा, चूंकि हम आदिवासियत को लेकर बचपन से काम कर रहे हैं, देश भर में घूमे, तो विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मिलती थी। मेरे पास में ऑप्शन बहुत हैं। मुझे भाजपा की तरफ से भी ऑफर था, बाप पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस चूंकि महाराष्ट्र बॉर्डर पे पड़ता है वहां से भी ऑफर था, और कांग्रेस को छोड़ के दूसरी विचारधारा के लोगों ने मुझे ये भी जवाबदारी ली थी कि चूंकि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और फाइनेंशियली भी आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो हम सारी जवाबदारी लेंगे आपकी, आप हमारी आइडियोलॉजी में आ जाइए। लेकिन चूंकि मैं आदिवासियत से समझौता नहीं कर सकता, और आदिवासियत में सिर्फ आदिवासी समाज की बात ऐसा नहीं है। आदिवासियत में जीवन को जो चलाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जिसमें जल है, जंगल है, जमीन है और भी पर्यावरण है, उसको सुरक्षा प्रदान करने की बात है। तो कांग्रेस पार्टी को हम नजदीक से देखते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आदिवासियत के नजदीक लगती है। तो हमने कांग्रेस पार्टी को चुना, कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। जैसे मैंने बताया कि विधानसभा का टिकट मेरा लगभग तय हो गया था, कल टिकट का डिक्लेरेशन होना है और आज 9 बजे तक मेरा नाम था। मुझे बता दिया गया था कि आपका नाम फाइनल है, आप तैयारी में लग जाइए। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां रहती है, कई समीकरण होते हैं, कई समझौते होते हैं। तो जयस के समझौते के चलते मेरा कांग्रेस से टिकट विधानसभा का कटा। उसके बाद में थोड़ा सा मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे लोकसभा का समन्वयक बनाया गया, प्रचार प्रसार का। 8 विधानसभा है, हमने जी तोड़ मेहनत की, सभी विधानसभा में गए, जितना समय दे सकते दिए, और 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा में हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से फतेह हासिल की। तो थोड़ा सा लगा था कि मुझे लोकसभा में अवसर मिल सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये तो कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि, आपके लिए तो थोड़ा उस समय एक झटका लगा, क्योंकि विधानसभा में आपका जीतना सुनिश्चित था जी। लेकिन लोकसभा के क्षेत्र में इतने 8 विधानसभा वाले बड़े लोकसभा क्षेत्र में आपको पार्टी ने सक्रिय किया और पार्टी को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई आपके रूप में, एक युवा चेहरा पार्टी को मिला। और मुझे लगता है कि अभी जो मध्य प्रदेश में जो कुछ युवा नेताओं की ओर जनता देख रही ध्यान से कि इनमें भविष्य की संभावनाएं हैं, उनमें आपका नाम भी गिनती में लिया जाता है। ये हम लोगों के लिए
बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हम लोग पूर्व परिचित हैं और सहयोगी रहे हैं। तो इस हिसाब से ये आगे, और अभी आपकी उम्र भी कम है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप काफी आगे जाएंगे। और अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे आपको प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री का भी दायित्व है और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदिवासी विकास कांग्रेस का बनाया गया है आपको, तो इससे तो आपको बाहर भी बहुत दौड़े करने पड़ते होंगे। तो उसमें क्या दायित्व है आपका, राष्ट्रीय जो उसमें जी जी दायित्व? जी जी जैसे हम बता रहे थे कि आपका जो पहला प्रश्न था, उसमें कुछ बात हम करना चाह रहे थे कि 8 विधानसभा और हमने विधानसभा चुनाव के बाद में भी अपना संपर्क जारी रखा। एक चैलेंज होता है न्यू कमर्स के लिए, जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, पहचान का, लोगों के साथ में सामंजस्य का, पुराने जो पार्टी पदाधिकारी है या जो स्थापित लीडर है उनके साथ में संवाद सामंजस्य स्थापित करना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हमने अपना जो नेचर है सबके साथ में बातचीत किया, सबसे निवेदन किया, आपका सहयोग चाहिए। मुझे राजनीति करना मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन लोगों की सेवा करना, लोगों की आवाज बनना, क्षेत्र के लिए, देश के लिए काम करना, ये मेरा एक लक्ष्य है। तो थोड़ा आगे बढ़े, टिकट फाइनल हुआ। टिकट फाइनल होने के बाद में हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम सुबह से लेकर शाम तक घूमे भी, वहाँ के बड़े लीडर का भी साथ मिला, पार्टी के लोगों का भी, और चूंकि मैं सोशल वर्कर हूँ पहले से ही, तो सोशल वर्कर का भी एक साथ मिला। तो एक माहौल क्रिएट हो गया कि ये लड़का नया आया है, राजनीति में नया है, लेकिन जीतेगा। और जैसे आपने बोला कि पूरे देश का ध्यान खींचा, रियली वो एक मेरे लिए एक बड़ा अमेजिंग समय था कि हम नए आए और इतना कंसंट्रेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होना, राजनाथ सिंह की सभा होना, मुख्यमंत्री की 3-3 सभा होना, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नाम वहाँ नाइट गुजारना। तो एक ऐसा लग रहा था कि ये सीट हम जीत जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य, खैर चूंकि जनता का फैसला सर्वमान्य होता है, सर्वोपरि होता है, हमने उसे स्वीकार किया। लेकिन एक उपलब्धि, हारने में भी एक रिकॉर्ड बना कि मध्य प्रदेश के 29 सीटों में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले कैंडिडेट हम रहे। चुनाव हारने के बाद भी हम लगातार क्षेत्र में बने हैं और देश में घूम रहे हैं। और चूंकि यात्राएं हमने बहुत की हैं, 2013 से लेकर संवैधानिक अधिकार बचाओ यात्रा, आदिवासियत बचाओ यात्रा, आदिवासी सांस्कृतिक एकता यात्रा, संस्कृति प्रकृति संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा मेरी जो चल रही है, वो एक अलग। तो इस तरह से लोगों के बीच में जारी रहा और कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये कार्यकर्ता अच्छा है। उन्होंने जैसे कहा कि आपने महामंत्री का दायित्व दिया, तो महामंत्री का दायित्व भी हमने निभाया। और अभी हाल ही में मुझे जो अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस है उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर का दायित्व सौंपा गया है, और उसमें मेरे प्रभार में महाराष्ट्र और गोवा राज्य है। तो बाहर भी घूमते हम और क्षेत्र में भी उतना ही। और मेरे ख्याल से चुनाव हारने के बाद में क्षेत्र में सक्रिय रहना एक चैलेंज होता है, लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट आया और 5 तारीख से हम क्षेत्र में हैं, और अभी भी हम क्षेत्र में हैं। और आने वाले समय में भी हम जितना हो सके, क्योंकि एक चैलेंज है लोगों की लड़ाई लड़ना, और आज देश में जो परिस्थितियां, माहौल है, संविधान के ऊपर अटैक है, लोकतंत्र के ऊपर अटैक है, देश में चुनिंदा लोगों के हाथ में निर्णय प्रक्रिया भी कह सकते हैं आप, देश का संचालन भी कह सकते हैं। तो देश का जो भविष्य है वो खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। इसलिए ये चैलेंज है किसी व्यक्ति के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि इस देश में शांति, सद्भावना और खुशहाली के लिए हम सबके लिए चैलेंज है। तो दिन रात मेहनत करना हम सबके लिए जरूरी है। अभी हमने आपको देखा, जो कुछ खोजबीन की, तो हमें लगा कि आप हजारों गांव का दौरा कर चुके हैं जी और इतने लगातार यात्राएं चल रही हैं। जी तो ये तो बड़ा, हमें लगता है कि ऐसा हमें मध्य प्रदेश में किसी क्षेत्र में कहीं भी कोई सक्रिय नजर कांग्रेस में तो नहीं आता। और कांग्रेस के लोगों की यही शिकायत है कि चुनाव के टाइम ही दिखते हैं, बाकी टाइम में नहीं दिखते, लेकिन आप इसके अपवाद हो। और हमें लगता है कि और लोगों को आपका अनुसरण करना चाहिए। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी काफी सक्रिय रहते हैं, जीतू पटवारी जी, और उनको हमें लगता है जहां भी जिस शहर में देखो वहां वो जी जी कि आज यहाँ कल वहां, जी लगातार वो भी दौरे करते हैं। तो आपका उनसे तालमेल अच्छा रहेगा। और उमंग सिंगार जी युवा है, वो भी काफी परिश्रम कर रहे हैं। जी तो युवा और अनुभवी दोनों का समन्वय होगा तो पार्टी का ज्यादा
विस्तार हो सकता है। जी अब आपके माध्यम से, अब आप तो वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते होंगे, हम लोग गांव में रहते हैं और सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, तो लोगों की एक शिकायत है कि बहुत से लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के खिड़की दरवाजे ही कभी खुले नहीं दिखते हैं। उनको लगता है कि जो है वो पर्याप्त है। तो ऐसा क्यों करते हैं? थोड़ा सा लोगों के लिए खोलें। बहुत से लोग जो भाजपा के कुशासन से दुखी हैं, वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस से जुड़ें, जी पर कांग्रेस उनको कोई रास्ता नहीं देती, कभी उनके लिए कोई बताए, कभी ना सदस्यता अभियान का पता लगता कभी। और सदस्य होना जरूरी नहीं है, लोग सदस्य बिना बने भी कांग्रेस की तरफ हैं। जी यही कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी है कि बगैर कोई कार्यकर्ता के उनके गांव गांव में उनके लोग पाए जाते हैं जो जी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जी पार्टी से भले न हो, लेकिन विचारधारा के कारण है। जी तो आप कहें थोड़ा सा कि कुछ विस्तार करें और आउटरीच करें, और खासकर कुछ चीजें आपको बताएं कि बहुत से लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, और वो लोग कांग्रेस के प्रति सिंपैथी रखते हैं जी और उसका सहयोग करना चाहते हैं। और बहुत से लेखक लोग तो लगातार कांग्रेस के लिए लड़ने के लिए, गाली खाने के लिए, वो रोज आप जी सोशल मीडिया में देखें वो जी कौन लड़ रहा, कांग्रेस की तरफ से लड़ने वाले योद्धा हैं। बहुत से पूर्व समाजवादी हैं जी जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, जी लेकिन वो कांग्रेस की तरफ झुकाव उनका है जी स्पष्ट कि जी कांग्रेस जी मजबूत जी 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 और ये सांप्रदायिक शक्तियां कमजोर। तो आप के माध्यम से आप अपने वरिष्ठ नेताओं से ऐसा कुछ उनको सुझाव दें कि जनता से ऐसे चीजें आई जी हैं। आपका एक सुझाव भी और आपका पहला प्रश्न भी दूसरा सुझाव है। तो लोगों के बीच में जाना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि लोग जुड़ना चाहते, लोग तैयार हैं, और हमने एक यात्रा का एक ऐसा माध्यम तय किया, इसके माध्यम से लगातार लोगों के बीच में जा सकते हैं। तो अभी तक 2013 से अभी भी हमने रामगढ़ किला, तहसील पाटी, जिला बड़वानी से एक यात्रा, जो मेरी अनवरत यात्रा है, संस्कृति प्रकृति संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा, इसके माध्यम से हम 13 दिन यात्रा किए और लगभग 150 से ज्यादा गांवों में संपर्क किया। ऐसे ही जैसे मैंने कहा 2013 से अभी तक तो 2000 से अधिक गांवों तक हम संपर्क किए हैं। जाने से एक तो रियल सिचुएशन आपको पता चलती है, वहाँ के लोगों का स्थिति, उनकी मनोभावना, फेस टू फेस जो बात है। आज लोगों के पास में समय नहीं है लोगों के पास में जाने के लिए, बात करने के लिए, उनको समझने के लिए, लेकिन जब उनके बीच में जाते हैं तो बहुत प्यार मिलता है। दूसरा मेरा मकसद ये है कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे तो चीजों को समझेंगे, और चूंकि हमने लोगों की का आवाज बनने का फैसला किया है, तो आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज में मजबूती तभी आ सकती है जब आप लोगों के बीच में जाके वहां की रियल सिचुएशन देखते हैं। तो इस वजह से हम लोगों तक जाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये हो सकता है कि संपर्क और संवाद में कहीं कड़ी टूट रही होगी। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है, जो पदाधिकारी है, उनके बीच में भी हम इस बात को रखेंगे, और जो जुड़ने का काम है उस सिलसिले को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। अभी यूथ कांग्रेस का सदस्यता अभियान चला, काफी यूथ जुड़े, यूथ का इलेक्शन भी हुआ, काफी नए लीडर निकल के सामने आए। तो हम लोग जुड़ने का जो काम है अभी भी क्षेत्र में जारी है। और जो बौद्धिक वर्ग की बात है, जहां तक ये सच बात है कि जो प्रगतिशील लोग हैं और जो बौद्धिक लोग हैं वो कांग्रेस के साथ में हैं। तो आने वाले समय में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि ये जो अलग अलग कांग्रेस के प्लेटफॉर्म हैं या अलग अलग प्रकोष्ठ है, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा, और फिर से कांग्रेस की सत्ता मध्य प्रदेश में चाहे कहे या देश में स्थापित करने का प्रयास है। एक और सुझाव है, ऐसा लोगों का विचार है कि जैसे कांग्रेस के पास संसाधनों की भारी कमी है, आर्थिक रूप से भी स्थिति कमजोर है, तो तकनीक का सहारा लिया जा सकता है जी कि आप सॉफ्टवेयर ऐसा बनाएं और लोगों को गांव तक उसमें सदस्य उसके ऑनलाइन के माध्यम से बनाएं। लोग बड़े उत्साह से बनेंगे, और उससे आपके पास बड़ी मैन पावर और कार्यकर्ता जो भाजपा के
50 साल के प्रयास के बाद बने हैं वो आपका बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि जी, जी, लोगों जी। में स्वाभाविक रुझान है। जी, आपको कुछ भड़काना नहीं है, लोग से शांत भाव से ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए, आपसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा, और हम ये चाहेंगे कि आप इसी तरह सक्रिय रहें और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। और हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो युवा हैं, वो आपको प्रेरणा के रूप में देखते होंगे निश्चित रूप से, और उनमें भी आप उत्साहवर्धन करें और उनका मनोबल बढ़ाएं, और लगातार आप आगे बढ़ें, प्रगति करें, और प्रदेश के और देश के विकास में, नेतृत्व में भागीदार बने। और यही हमारी शुभकामना है। और फिर अगली बार आपसे और विस्तृत चर्चा होगी, और आज यही चर्चा को विराम देते हैं। जी। और आखिरी में ये दैनिक सद्भावना पार्टी के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि एक अच्छा चर्चा हुआ। तो संक्षिप्त में ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा की जो स्थिति है वो लचर है सर, ग्रामीण क्षेत्र में। आप देखिए कि पॉलिसी बनती है, पहली से 5वीं तक की स्कूल है, और जब भवन बनाने की पॉलिसी बनती है तो 3 कक्ष बनाए जाते हैं। ये विडंबना है, ये एक हम दुर्भाग्य कहेंगे देश के भविष्य का, कि आप पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए भवन बना रहे हो और 3 कक्ष बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप पहली से तीसरी तक के, या दूसरी और तीसरी के, या चौथी और 5वीं के बच्चों को एक ही कक्ष में बिठाते हो। और एक पॉलिसी ऐसी बनती है कि 40 बच्चों पे एक शिक्षक होगा। ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में आपने स्कूल भी खोले, लेकिन उस इलाके में जो बस्ती होती है वो दूर दूर होती है। ग्रामीण इलाके किसी भी गांव को ले लीजिए, तो वहां 40 बच्चे हैं मान लो, और पहली से 5वीं तक है, तो एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है। ऐसे में हम कल्पना करें कि देश को हम विकसित भारत बनाएंगे और शिक्षित भारत बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, अन्याय है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो बातें हैं बड़े लेवल पे उठना चाहिए। हम तो अपने स्तर पे इस बात को ले जाते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जितने ज्यादा लोगों तक बात जाए, ये पॉलिसी में सुधार होना चाहिए। एक दूसरा, जैसे मैं बजट भाषण भी सुन रहा था सदन में, उसमें एक बात आ रही थी कि आरोग्य स्वास्थ्य मंदिर देश में बने हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में बना दिए हैं। हमने देखा, मैं ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण मेरी यात्रा के दरमियान देखा कि बहुत अच्छे भवन बने हैं। उसको वारली पेंटिंग से पेंटिंग भी कर दिया गया है, लेकिन ताले गड़े हुए हैं। आपने कॉन्सेप्ट लाए सीएचओ का, एएनएम का, जीएनएम का, और वहाँ स्टाफ पूरा देंगे और स्वास्थ्य की सुविधा गांव में ही मिलेगी, लेकिन ताले लगे हैं। वो कई जगह पे मवेशी बांधे जा रहे हैं। तो ये एक देश की दुर्दशा है। दूसरी दुर्दशा ये है, जिसको आपके चैनल के माध्यम से मिलाना चाहूंगा, कि उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, या ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है सर। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि बीमारी को ठीक से डायग्नोस किया जाता है, उसके बाद में ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन जांच की, चाहे खून पेशाब की जांच हो, एक्सरे की बात हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, ये कोई संसाधन नहीं। तो एक तो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, दूसरा स्वास्थ्य का प्राइवेटाइजेशन। तो देश को एक तरफ से जो गरीब लोग हैं, वो उसकी अप्रोच से शिक्षा भी दूर हो रही है और स्वास्थ्य भी दूर हो रहा है। तो इसमें आमूलचूल शिक्षा नीति में और स्वास्थ्य नीति में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। दूसरा जो बड़ी बात है कि हम युवाओं को, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे और स्वावलंबन लाएंगे, लेकिन आप देखते हैं मध्य प्रदेश में 1 लाख के 1.5 लाख से अधिक पद खाली है। ये तो सिर्फ 1 लाख की बात है, रिजर्व कैटेगरी की बात है। ओपन कैटेगरी में भी जॉब का सृजन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में सभी विभागों में पद रिक्त हैं जी, और बहुत कम मैन पावर से काम चल रहा है। तो जो लोग नौकरी में हैं जी, उनके ऊपर भारी दबाव है, वो तनाव में जी रहे हैं। तनाव में जी रहे, बिल्कुल मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा में एक तो शिक्षा नीति में परिवर्तन की जरूरत है, और दूसरा शिक्षा ऐसी हो कि स्वावलंबी बनाए, और तीसरी जो बात है कि स्थानीय स्तर पे उनके रोजगार का सृजन कैसे हो। आज खेती, आपके देश के जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी की भी बात करें तो सबसे हिस्सा एग्रीकल्चर का होता है। तो एजुकेशन के पार्ट की तरफ से आप देखते हैं तो वहां वैक्यूम है, और वो एग्रीकल्चर उत्पाद हो
या नेचुरल रिसोर्सेज से उत्पाद हो, उसको जोड़ के रोजगार का नया सृजन किया जा सकता है और देश के लाखों युवाओं को अब एक तो आपको ये रोजगार दिया जा सकता है। जो डील हुई है उससे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत के और संकट बिल्कुल गहराने की बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के जो हम अपनी चीजें जो पैदा करके किसी तरह से आत्मनिर्भर हुए थे, जी। अब उस आत्मनिर्भरता पर पूरा पानी फिर जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि देश में अच्छी राजनीति की जरूरत है। राजनीतिक आइडियोलॉजी की अपनी जगह बात है, लेकिन जो आइडियोलॉजी देश की रक्षा करे, जो आइडियोलॉजी आम जनता की बात करे, राहुल गांधी जी आज जो बात कर रहे हैं आम जनता की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। तो युवाओं से भी अपील है कि जुड़े अधिक से अधिक, और हमारे जैसे जो लोग हैं निस्वार्थ भाव से एक राजनीतिक परिवर्तन की सोच से निकले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि लोग और प्रतिनिधि के बीच में संवाद और जुड़ाव नहीं होगा तो ये सफर आगे नहीं बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सब मिलके, आप जैसे लोग वैचारिक लोग मिलके इस देश में परिवर्तन लाएंगे, और जो अच्छा कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था इस देश को, तो उस दिशा में सब मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और मुझे चर्चा के लिए एक अवसर दिया, आपको मेरी समय बात को आगे पहुंचाने में आप अपने माध्यम बन रहे हैं, तो मैं व्यस्तता आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। व्यस्तता के बीच समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत सद्भावना पार्टी की ओर से बहुत आभार, धन्यवाद। और आगे भी समय दीजिएगा, और हम लोग आपकी जो यात्रा है बहुत इसको गौर से देखेंगे, और इसमें और हम आपकी यात्रा को कवर करेंगे। और वहाँ मैदान में जहाँ आपकी यात्रा के दौरान भी हम लोग चाहेंगे कि वहाँ सहभागी बने, आपका वहाँ रियल जो फील्ड में वर्क है उसको भी देखें। जी तो फिर से मिलेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।